नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एसएसटी का एक स्मार्ट पैक, जिसमें आपको बहुत कम वीडियोस में आपकी जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भागते अब फाइनली एग्जाम हमारे होने हैं। अब एग्जाम जब होने हैं तो हमें प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और दोस्तों हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने 2-3 बार इस सिलेबस को कर लिया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे में चलते चलते हमने काफ़ी बार सिलेबस को कर लिया। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या कुछ याद है और क्या कुछ हमें याद करना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ 2-3 बार पढ़ लिया। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए एमकेएच लेकर के आया एक स्मार्ट पैक, जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा एक चैप्टर नंबर 17, जो कि आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है, जिसका नाम है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं। पीछे से हम लेकर के चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 17 को हमने सबसे पहले लिया है, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि इसमें आपके 3-4 जो भी पोर्शन है उसमें से आप भूगोल भी अच्छे से याद कर लेंगे, आप राजनीति भी अच्छे से याद कर लेंगे, इतिहास भी अच्छे से याद हो जाती है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है दोस्तों समझने वाला सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, या फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा वास्ट है अर्थशास्त्र का, जैसे में हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस याद करने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला मुद्रा के बारे में और दूसरा वित्तीय संस्थाओं के बारे में। तो इसके बारे में हमारी 2 वीडियोस बनेगी। फर्स्ट वीडियो में हम मुद्रा के बारे में जानेंगे और दूसरी वीडियो में हम वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उसमें केवल और केवल 11 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही छोटे छोटे, कई क्वेश्चन तो एक लाइन के, एक शब्द के क्वेश्चन होंगे। तो 11 क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे मुद्रा पर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और पार्ट सेकंड में हम जानेंगे वित्तीय संस्थाओं के बारे में। तो पहले हम 11 नंबर्स डाल देते हैं, एक एक क्वेश्चन होता जाएगा तो हम इसे क्रॉस करते जाएंगे। तो टोटल आपके सामने फिर कितने क्वेश्चंस होंगे? 11 क्वेश्चंस। और 11 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपका ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मुद्रा किसे कहते हैं। क्योंकि अब काफ़ी आपने समझ रखा है इसको, तो थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने समझ तो रखा है इसको, बस हमें रिवाइज करना है इस चीज़ को। मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा को मनी क्यों कहा जाता है? आपको पता है मुद्रा को हम क्या कहते हैं? मनी। मुद्रा को मनी क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि हम किसी चीज़ के बदले में जो रुपए देते हैं या किसी सेवा के बदले में जो रुपयों का भुगतान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा अगर पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु या सेवा के बदले में किया गया भुगतान। तो सिंपल सी बात कि वस्तु या सेवा, या तो हम किसी चीज़, कोई चीज़ किसी से खरीद रहे हैं या फिर हम सेवा ले रहे हैं। जैसे डॉक्टर की हम सेवा लेते हैं, जैसे टीचर से आप पढ़ते हो तो आप ट्यूशन फीस देते हो, तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? मुद्रा दे रहे हो, और उनसे क्या ले रहे हो? सेवा ले रहे हो। ठीक है, तो वस्तु या सेवा के बदले किया गया भुगतान क्या कहलाता है दोस्तों? मुद्रा कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जो आप भुगतान करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ हम बोल सकते हैं, एक और चीज़ हम ये कह सकते हैं कि विनिमय का साधन है। मुद्रा एक विनिमय का साधन भी है। यह विनिमय का साधन भी है। विनिमय का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेना देना, एक दूसरे से कोई लेन देन करते हैं हम, तो उसे क्या बोला जाता है? विनिमय बोला जाता है। तो यहाँ पर भी हम लेन देन कर रहे हैं, किसी को वस्तु दे रहे हैं, उसके बदले में हम भुगतान ले रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, बदले में कोई मनी वगैरह है वो ले रहे हैं, तो इसमें विनिमय का साधन भी ये होता है। तो ऐसे में हमारा क्वेश्चन ये आता है कि विनिमय को परिभाषित कीजिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही होगा कि विनिमय क्या कहते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि मुद्रा को मनी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिक्कों को बनाने की जो सबसे पहली टकसाल थी वो रोम में स्थापित की गई थी और मोनेटो देवी के मंदिर में स्थापित की गई थी। तो आपको लिखना क्या है कि सिक्के बनाने की सबसे पहली टकसाल, सिक्के बनाने की सबसे पहली टकसाल कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? रोम में स्थापित की गई थी।
और किसके मंदिर में? मोनेटो देवी के मंदिर में स्थापित की गई थी। मोनेटो देवी के मंदिर में स्थापित की गई थी। और इसी के नाम पर, यानी मोनेटो देवी के मंदिर में स्थापित की, और इसी के नाम पर मुद्रा को, सिक्कों को क्या कहा जाने लगा? मनी कहा जाने लगा। तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर लिख देंगे कि स्थापित की गई इस टकसाल से उत्पादित सिक्कों का नाम देवी मोनेटो के नाम पर मनी पड़ गया। तो आप लिखेंगे कि इस टकसाल में बने जो सिक्के थे, सिक्कों का नाम देवी मोनेटो के नाम पर क्या पड़ गया दोस्तों? मनी पड़ गया। और इसीलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रा को क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन, मुद्रा किसे कहते हैं? वस्तु या सेवा के बदले किया गया भुगतान मुद्रा कहलाता है। ये विनिमय का साधन भी है। सिक्के बनाने की सबसे पहली टकसाल रोम मोनेटो देवी के मंदिर में स्थापित की गई थी। इस टकसाल में बने सिक्कों का नाम इसी आधार पर क्या रख दिया गया? मनी रख दिया गया। और आज तक हम क्या कहते हैं? मुझे मनी चाहिए, मुझे मनी दे दो। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम आता है विनिमय। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही बनता है विनिमय पर, कि विनिमय को आप परिभाषित कीजिए कि विनिमय क्या होता है। विनिमय और एक और चीज पूछी जाती है हमें कि निवेश। तो आपसे पूछा गया कि विनिमय तथा निवेश को समझाइए। अब साधारण भाषा में आपको इनका मतलब तो पता है, लेकिन आप इनको परिभाषित नहीं कर सकते। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। और निवेश का मतलब क्या है? कि किसी चीज में इन्वेस्ट करना, किसी चीज में निवेश करना। ताकि हम किसी चीज में निवेश क्यों करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है ए, इसके पास कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये निवेश करके उस फैक्ट्री में और एक और फैक्ट्री बना लेता है, यानी दूसरी फैक्ट्री बना लेता है। अब इसने 2 फैक्ट्री बना ली, तो इसमें ज्यादा वर्कर्स काम करेंगे, तो इसमें निवेश करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन 2 फैक्ट्री बनने से उसको फायदा भी तो होगा, उत्पादित माल भी तो ज्यादा होगा। तो निवेश करने का मतलब क्या होगा? कि हम मुद्रा को लगाएं और जो उत्पादित माल है वो ज्यादा प्राप्त हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों? निवेश कहेंगे। तो चलिए फिर इसको समझ लेते हैं। आपके सामने डेफिनेशंस है। विनिमय का मतलब क्या होता है? कि किसी वस्तु या सेवा का मुद्रा के बदले में, किसी वस्तु के बदले में या किसी सेवा के बदले में अगर हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विनिमय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई व्यक्ति है ए और ये कोई व्यक्ति है बी। ए जो व्यक्ति है इसको कोई वस्तु या फिर सेवा दे रहा है, ठीक है। तो बी से वो कुछ ना कुछ लेगा, तो बी से वो क्या ले सकता है? बी से वो कोई मुद्रा ले सकता है, या कोई वस्तु ले सकता है, या कोई सेवा ले सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो विनिमय का मतलब समझ में आ गया। वस्तु या सेवा का मुद्रा, वस्तु या सेवा के बदले आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों? विनिमय कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन है दोस्तों निवेश की। निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है। व्यय का मतलब खर्च करना, ठीक है। तो निवेश में हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। और इस तरह से खर्च करते हैं, कहां पर खर्च करते हैं? कि अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक उत्पादक संपदा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए कि जो प्रेस है वो बनाने की फैक्ट्री है, प्रेस बनाने की फैक्ट्री है, जिसको आप आयरन भी कहते हो, ठीक है। तो प्रेस बनाने की फैक्ट्री है, तो ये होगी उसकी वास्तविक उत्पादक संपदा। तो इसके स्टॉक में अगर वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? निवेश कहेंगे। तो निवेश का तात्पर्य उस व्यय से है जो अर्थव्यवस्था में जो सामान है, यानी वास्तविक उत्पादक संपदा जो है इसके स्टॉक में, यानी उसका जो स्टॉक पड़ा है उसमें वृद्धि करे। तो सिंपल सी बात, आपको 3 ही चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा खर्च है, ऐसा व्यय है जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करती है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपको याद ही हो गई होगी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया डन। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए बहुत छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन क्या था? कि मुद्रा किसे कहते हैं, उसे मनी क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया कि विनिमय कैसे कहते हैं और निवेश किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये होता है
कि चेक से क्या तात्पर्य है। आपने कभी चेक तो देखा होगा, चेक से क्या तात्पर्य है। चेक होता है, आपने देखा होगा चेक कि हम जब भी किसी को मनी देनी होती है तो हम उसे चेक काट करके दे देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपके सामने एक चेक है, तो ये चेक आप देख लीजिए कि इस तरह का लगभग चेक होता है, ठीक है। तो आप सभी ने चेक देखा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब आप चेक को डिफाइन करिए कि चेक होता क्या है। चेक एक कागज होता है, सिंपल सी बात, एक कागज होता है, लेकिन वो उसमें पावर बहुत होती है, क्योंकि अगर आप बैंक में लेकर के जाएंगे तो उस चेक में जितनी राशि लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी, अगर वो चेक आपके नाम पर है तो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो सिंपल सी बात है कि चेक क्या है, चेक एक आदेश पत्र है, आदेश पत्र है, यानी ऑर्डर देने वाला एक डॉक्यूमेंट है, जो किसको ऑर्डर देता है, बैंक वालों को ऑर्डर देता है कि इस डॉक्यूमेंट को, इस पत्र को जो भी लेकर के आए उसको आप मनी दे देना, जितनी मनी इस पर लिखी होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, बहुत ही आसान है इसकी डेफिनेशन, कि चेक एक आदेश पत्र है, चेक एक आदेश पत्र है जो बैंक को आदेश देता है। किसको आदेश देता है, बैंक को आदेश देता है कि वह किसी व्यक्ति के खाते से, वह किसी व्यक्ति के खाते से, कि जिसने चेक काट करके दिया है उस व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को, चेक पर नामित व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति का चेक पर नाम लिखा है उसको भुगतान करे, किसका, एक निश्चित राशि का, एक निश्चित राशि का भुगतान करे। तो आपको समझ आ गया होगा कि चेक का सिंपल मीनिंग क्या होता है। सिंपल सी परिभाषा, बहुत आसान सी परिभाषा, कि चेक एक आदेश पत्र है जो बैंक को आदेश देता है कि वह किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करे। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। ये लो जी, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी डन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया कि चेक किसे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, और चौथा क्वेश्चन तो आपको एकदम गेम की तरह लगने वाला है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक व नाम लिखिए। अब उसने कहा तो क्या है, भारतीय मुद्रा का, लेकिन हम 2-3 और मुद्राओं का नाम वगैरह लिख लेते हैं कि अगर वो और किसी के मुद्रा के बारे में भी पूछ ले तो हम उसका बता सकें। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक व नाम लिखिए। अब जरा आप सोचिए कि भारत में कौन सी मुद्रा चलती है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक व नाम लिखिए। भारत में डॉलर चलते हैं क्या, भारत में येन चलते हैं क्या, या भारत में रुपए चलते हैं, आप बताइए। तो सिंपल सी बात, भारत में तो रुपए चलते हैं। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे कि भारत की जो यहाँ पर एक चीज करते हैं, सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर देश लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे उसकी मुद्रा का नाम लिखेंगे, और आगे जो है उस मुद्रा का क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रतीक लिख देंगे, ठीक है। अब भारत की नंबर 1 बात आती है भारत की, तो भारत में कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया चलता है, बिल्कुल। अब इस रुपये को आप क्या लिखते हो, सबको लिखना आता है, ये सबको लिखना आता है, ये इसका साइन होता है, यानी रे लिख करके और एक डंडी ऊपर और एक डंडी बीच में लगती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटल आर से भी इसको लिखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, यूएसए नाम सुना होगा आपने, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूएसए में कौन चलता है दोस्तों, यूएस डॉलर चलता है। यूएस डॉलर, अकेला डॉलर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यूएस डॉलर चलता है। और यूएस डॉलर का साइन तो हमें पता है, जब भी हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो वहां पर जब भी हमें रुपए मिलने वाले होते हैं तो ऐसा साइन आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो बिल्कुल अच्छे से ये जो है किसका प्रतीक होता है, डॉलर का प्रतीक होता है। आपको एस बनाना है और इस तरह से उसको क्रॉस करना है। तो ये चीज आपको पता चल गई, यूएस
डॉलर। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों ब्रिटेन की, अगर हम बात करें, पूछा जा सकता है हमसे, वैसे मेन तो दोस्तों इतना डीपली वो नहीं जाएगा। पहली बात तो वो भारत का पूछ सकता है या फिर यूएस डॉलर का पूछ सकता है, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं ले रहे हैं, हम बाकी देशों की भी कर रहे हैं। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में पाउंड चलता है दोस्तों, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। और पाउंड स्टर्लिंग देखिए कितना इंटरेस्टिंग, आपको पता तो होना चाहिए ना, पाउंड स्टर्लिंग चलता है। तो पाउंड स्टर्लिंग का संकेत कैसा होता है? तो दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग का संकेत कुछ ऐसा होता है। आपको क्या करना है, आप ऐसे ई बनाते हो ना, वैसे ही आपको क्या करना है, ऐसे लेकर के आने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड कर देना। ये हो गया। उसके बाद बीच में एक डंडी भी लगानी है और इस तरह की डंडी लगा दी। तो ये हो गया दोस्तों पाउंड। और पाउंड स्टर्लिंग कहाँ का दोस्तों? ब्रिटेन का हो गया। सॉरी, यहाँ पर लाइन नहीं, यूएसए को ऊपर लेकर जाना था। चलिए, उसके बाद अगर चौथी अगर हम बात करें, ब्रिटेन के बाद एक और कर लेते हैं। चलिए, ब्रिटेन के बाद हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप में इस लगभग इस नाम से रिलेटेड यूरो चलता है। तो यूरो का साइन कैसा होता है आपको पता होगा? यूरो का साइन आपको पता है तो लिखिए और इसके साथ मैच कीजिए। यूरो का साइन कैसे होता है? इस तरह से सी होती है और बीच में दो डंडे होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? रुपया, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो का आपको पता चल गया। अब एक लास्ट रहता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, येन के बारे में। वो क्या होता है? वाई होता है और नीचे दो डंडे होते हैं। ये आपने देखा होगा। ये कहाँ पर चलता है दोस्तों? ये होता है येन। और ये कहाँ पर चलता है? जापान में चलता है। तो टोटल 5 देशों की बात कर ली। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा यही था, भारतीय मुद्रा और प्रतीक बताइए, लेकिन हमने ये कर लिया ताकि अगर पूछ भी लिया जाए तो अभी हमारे पास चांस है कि हम आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था चौथा क्वेश्चन, बहुत ही आसान चौथा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत के अंदर एक केंद्रीय बैंक है जो रुपयों का लेन देन करता है, रुपयों की संभाल करता है, नोट छापता है। तो आपको बिल्कुल पता है नोट पर किस बैंक का नाम लिखा होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नाम लिखा होता है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक, क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा कि आप भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा है दोस्तों? आरबीआई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लिख सकते हैं, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी आप लिख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी फुल फॉर्म भी क्या होगी? आर से रिजर्व, बी से बैंक और आई से इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको चीज़ पता चल गई। उसके बाद दोस्तों भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है, भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक है, यानी अभी हमने बात की इस प्रतीक की, तो ये प्रतीक किसने दिया? ये भी पूछ लिया जाता है। आपकी बुक में इसका नाम दिया हुआ है, तो ये प्रतीक किसने दिया? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो छठा क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक किसने दिया? देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका नाम होगा डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? डॉक्टर उदय कुमार ने, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि रुपये का उदय किसने किया? डॉक्टर उदय कुमार ने, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो 5वां और छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधे से ज़्यादा ही काम हम कर चुके हैं वैसे, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कि बचत से आप क्या समझते हो? अब चलिए दोस्तों, आपका 7वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या कह रहा है कि बचत और साख से आप क्या समझते हैं। इसके लिए दोस्तों हम एक उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है। उसकी आय जो है दोस्तों, आय जो है वो है 3000 रुपये। 3000 रुपये महीने का वो कमा लेता है, लेकिन वो खर्च कर पाता है केवल और केवल 1500 रुपये। अब 3000 में से 1500 खर्च कर पाता है, उसने
पूरा जो भी उसको चाहिए था सब ले लिया, फिर भी उसका कितना खर्चा लगा, 1500 रुपये खर्चा लगा। तो इसकी जो बचत हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये। तो ये क्या करेगा, उन 1500 रुपये को या तो बैंक में जा करके जमा करवा देगा या फिर उसे बचत के रूप में अपने गुल्लक में डाल करके रख देगा। सिंपल सी बात। तो ये जो होता है दोस्तों इसको कहते हैं बचत, यानी कि आय का वो हिस्सा जो हम उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आय का 1500 रुपये तो उपभोग कर लिया हमने, उसका तो कुछ ना कुछ खरीद लिया, लेकिन 1500 जो बचे जो गुल्लक में डाल रहे हैं हम उनका उपभोग नहीं कर रहे, यानी आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों, बचत कहलाती है। आपको पता ही ये चीज, तो सिंपल सी बात। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उपभोग पर आय का अधिक है, यानी उपभोग से जो हमारी आय है वो कितनी अधिक है उसे हम क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। कि हमारा उपभोग कितना कर पा रहे हैं हम, 1500 का, और आय कितनी है 3000 की, तो अधिक है कितना हो गया 1500 का, तो 1500 यहाँ पर क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अगर दोस्तों ऐसा हो जाए कि इस व्यक्ति की आय तो होती है 3000, लेकिन उसको बाई चांस कहीं विवाह में जाना पड़ गया, किसी शादी में जाना पड़ गया और उसे नए कपड़े लेने पड़ गए, और इसका जो खर्च है दोस्तों कितना आ गया, मान लीजिए 5000 आ गया। अब 5000 इसका खर्च है, लेकिन इसकी आय कितनी है 3000, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि बचत वाला कंसेप्ट छोड़ देते हैं और 3000 इसकी आय है और 5000 इसने खर्च करने हैं, तो ये क्या करेगा, 2000 रुपये किसी न किसी से ऋण लेगा। और दोस्तों ये जो ऋण लिया जाता है इसी को क्या बोलते हैं, साख बोलते हैं। तो आपको चीज समझ में आ गई सिंपल तरीके से। अब आप लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए कि आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया जाता बचत कहलाता है। ठीक है, अतः उपभोग पर आय का अधिक ही क्या है दोस्तों, बचत है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज हम देखते हैं साख, कि जब कोई व्यक्ति अपने आय से अधिक उपभोग करता है, आय कितनी है 3000, उपभोग कितने का कर रहा है 5000 का, तो उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए ऋण लेना पड़ता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, साख कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, बचत व साख किसे कहते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। उसके बाद 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है और आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों 8th क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विमुद्रीकरण क्या है। और विमुद्रीकरण को दोस्तों कौन नहीं जानता, आप तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि विमुद्रीकरण क्या है। और क्वेश्चन ये आता है कि 2016 के विमुद्रीकरण का ब्यौरा दें। अब आपको पता है कि विमुद्रीकरण किसके द्वारा किया गया था, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उन्होंने क्या किया था, 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उनको बंद कर दिया था। तो अब आप मतलब तो समझ ही गए होंगे कि विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो प्रचलित मुद्रा है उसकी कानूनी वैधता को खत्म कर दिया जाए, यानी अब वो क्या होगी, चलना बंद हो गई, यानी कानूनी रूप से अवैध हो गई। ठीक है, आप मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो अब आपको पुराने वाला 500 का पत्ता अगर पकड़ाई सरकार तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो कानूनी रूप से अवैध है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो विमुद्रीकरण की डेफिनेशन आपसे अगर पूछ ली जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसकी परिभाषा दे सकते हैं आप, क्योंकि ये जो हमारा जो मुद्दा है वो बहुत ही प्रचलन में रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में सबको पता होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो लिखते हैं विमुद्रीकरण। तो सिंपल सी बात, आप क्या लिखेंगे कि प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर, कानूनी वैधता समाप्त कर उसे प्रचलन से हटाना। प्रचलन का मतलब जो चल रही है। ठीक है, अब प्रचलन से हटा दिया मतलब हटाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। और अब आप बताइए कि क्या आपको 2016 के विमुद्रीकरण की डेट याद है कि कितनी डेट को विमुद्रीकरण हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि विमुद्रीकरण कब हुआ था दोस्तों, 8 नवंबर 2016 में हुआ था। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको कहा गया कि 2016 के विमुद्रीकरण का ब्यौरा दें। तो आप सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
500 और 1000 के नोट जो है वो हटा दिए गए थे। लेकिन आप उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, देखिए कि 8 नवंबर 2016 को पीएम, प्रधानमंत्री आप पूरा लिख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रचलित 500 रुपये व 1000 रुपये के नोट की कानूनी वैधता समाप्त कर, कानूनी वैधता, बिल्कुल वही भाषा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है, तो कानूनी वैधता समाप्त कर क्या कर दिया, उन्हें प्रचलन से हटा दिया। यानी क्या कर दिया था, 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। अब दोस्तों विमुद्रीकरण का तो आपको समझ आ गया कि 500 और 1000 के तो हटा दिए। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिलहाल कौन से सिक्के जो है वो चल रहे हैं, फिलहाल कौन से नोट जो है वो प्रचलन में है, यानी कौन कौन से सिक्के चलते हैं और कौन कौन से नोट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आजकल ये बात आ रही है कि कोई कह रहे हैं कि 100 रुपए का भी सिक्का आ गया, कोई कह रहे हैं कि 1000 रुपए का भी सिक्का आ गया, तो अपने को वो बात नहीं करनी है, अपने को बात करनी है 2019 की। 2019 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा कि 2019 की बात करें प्रॉपर, तो तब कौन से सिक्के प्रचलन में है, यानी 2019 की प्रॉपर बात की हुई है, क्योंकि हमारी बुक में कब के आंकड़े हैं, 2019 के। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देने, तो उसके अकॉर्डिंगली 2019, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फिलहाल, और ब्रैकेट में आप ये भी कह सकते हो कि 2019 में कौन से सिक्के व नोट प्रचलन में है। अगर 2019 ना भी हो तो भी आप यही आंसर करेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों फटाफट से आंसर देते हैं कि आप बताइए कि भारत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित हैं। तो आप लिखेंगे फिलहाल भारत में कौन कौन से सिक्के आपने देखा होगा। आपने 50 पैसे का सिक्का देखा होगा, 50 पैसे, और 1 रुपये का सिक्का आपने देखा होगा, 2 रुपये का भी सिक्का देखा होगा, 5 रुपये का भी सिक्का देखा होगा, और 10 रुपये का भी सिक्का देखा होगा। तो ये सिक्के जो हैं प्रचलित हैं, के सिक्के प्रचलित हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नोटों की, तो हम ये कहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, अब कौन नोटों को बनाता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, तो हम कहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन कौन से नोट प्रचलन में हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि 10 रुपये, वैसे तो सिंपल सी बात अगर बेसिकली देखा जाए तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के भी नोट प्रचलन में, उनकी बात हम आगे लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और उसके बाद 500 रुपये। 1000 का नोट है क्या प्रचलन में? नहीं है, वो तो हटा दिया गया। फिर आप कहेंगे 500 का भी तो हटा दिया था, अरे 500 का नया भी तो आ गया था। ठीक है, तो तथा 500 रुपये तथा 2000 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500 और 200 रुपये के नोट जो हैं वो क्या है दोस्तों, प्रचलन में है। अब आप बोलेंगे कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट भी तो आपने देखे होंगे, तो आप लिखेंगे तथा 1 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों का उत्पादन बंद कर दिया गया है,
उत्पादन बंद कर दिया गया, यानी नए नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोटों की बात हो रही है, सिक्कों की बात तो पहले हो गई। नोटों का उत्पादन बंद कर दिया गया है, जा चुका है, किंतु ये अभी भी प्रचलन में है, इनका विमुद्रीकरण नहीं हुआ है। आपने देखा होगा छोटे छोटे नोट होते हैं और काफी पुराने होते हैं वो नोट, क्योंकि नए तो बन नहीं रहे हैं, जो पुराने हैं वही चले जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने पहले ही काट दिया। 10वां क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहला जो रुपया था वो किसके द्वारा जारी किया गया, यानी सबसे पहले रुपया जो बनाया वो किसने बनाया। तो आपको पता होना चाहिए इतिहास में, वैसे इसी चैप्टर में ये बात आई है कि शेर शाह सूरी, जिसका कार्यकाल था 1540 से लेकर 1555, ये इसका शासनकाल था, नाम था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने पहली बार कौन बनाया, किसको बनाया, रुपया बनाया। तो रुपया सबसे पहले किसने चलाया, किसने बनाया, शेर शाह सूरी ने बनवाया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी 11 के 11 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, इन 11 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड के एग्जाम चाहे आप मैच करके देख लीजिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, इससे बाहर आएगा कहां से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितने कम टाइम में आपने कितने सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए और 4 मार्क्स का एक चैप्टर कितनी जल्दी बस एक ही वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए फिर हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा विकास के चरण समझाइए। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है विकास की, कि कोई चीज का जब विकास होता है तो उसमें कैसे होता है कि हम कोई चीज अपनाते हैं, फिर उसमें हमें कोई कमी लगती है तो फिर उस कमी को हम दूर करते हैं, फिर जो कोई नई चीज बन के आती है उसमें भी कोई कमियां होती है, फिर हम उस कमी को दूर करते हैं और फिर लास्ट में हमें बिल्कुल परफेक्ट चीज मिलती है जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं रहती है। तो ऐसा ही हुआ हमारे मुद्रा विकास में। दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ करता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई गई। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि आपने किसी वस्तु को बेचना है तो उसके बदले में कोई वस्तु आप खरीदें। ठीक है, यानी वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप दुकानदार के पास कोई और वस्तु लेकर के जाइए और अपने जो चाहिए आपको वो ले लीजिए। ठीक है, तो इसे हो गया वस्तु का लेन देन। वैसे ही सेवाओं का लेन देन हुआ करता था और वस्तु जो विनिमय प्रणाली थी उसमें काफी सारी कमियां थी, जिसकी वजह से वो नहीं चला और फिर धातु के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वैसे तो काम नहीं चल रहा था। फिर धातुओं के जो सिक्के चले उसमें कुछ कमियां आई और फिर लास्ट में कौन सी आ गई दोस्तों, पत्र मुद्रा, जो कि आजकल चल रही है, नोट जो आजकल चल रहे हैं। तो ये हमारे तरीके से बेस्ट लगी, तो ये है सभी दोषों से मुक्त ये रहेगी। तो अब यहाँ पर समझना ये है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसकी कमियां क्या होती है, धातु मुद्रा प्रणाली क्या थी, उसकी कमियां क्या थी, और फिर पत्र मुद्रा प्रणाली जो है उसमें क्या क्या दोष मुक्त, वो किन किन दोषों से मुक्त है, इन चीजों की हमने बात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु या सेवा के बदले वस्तु या सेवा का भुगतान, यानी वस्तु या सेवा, कोई सेवा दे रहा है, मान लीजिए कि कोई किसान है, ये कोई किसान है, ये किसी और के खेत में जाकर के काम कर रहा है। ठीक है, तो ये किसान कहेगा कि चलो अगली बार मैं तेरे खेत में काम कराऊंगा, तो सेवा के बदले क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। वही तरीका हमारा कि हाथ के बदले हाथ और गर्दन के बदले गर्दन, वैसे ही सेवा के बदले सेवा। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसमें कुछ कमियां होती थी। कमियां इस तरीके से कि दोहरे संयोग की आवश्यकता इसमें होती थी। यानी दोस्तों अगर कोई पर्सन है, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ही आसान है ये। मान लीजिए कि कोई पर्सन है और वो शहर जाता है। ठीक है, शहर जाता है गुड़ खरीदने के लिए। ठीक है, और इसके पास बेचने के लिए मान लीजिए कि सब्जियां हैं, सब्जियां इसके पास हैं बेचने के लिए, और यानी सब्जियां देनी है और गुड़ जो है वो लेना है। ठीक है, और कोई अब ये ढूंढेगा ऐसे कोई पर्सन को जो इसे सब्जियां ले ले और इसको क्या दे दे, गुड़ दे दे। अब कोई और बंदा है जिसके पास गुड़ तो है बेचने के लिए, लेकिन उसे सब्जियां नहीं चाहिए, उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए गाय।
अब दोस्तों ये कहेगा कि मैं गुड़ बेचना चाहता हूँ, गुड़ लेना चाहता हूँ, आप मुझे गुड़ दे दो। लेकिन ये कहेगा मैं गुड़ देऊंगा तो सही, बट गुड़ के बदले गाय लेऊंगा। और ये कहता कि मैं गुड़ के बदले सब्जियां देना चाहता हूँ। तो इस बंदे को क्या पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, पूरे बाजार में ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इसको गुड़ दे दे और इसकी सब्जियां ले ले। और हो सकता है इसमें बहुत कठिनाई आती थी, ऐसे जो कोई पर्सन हो सकता है इसको सब्जी ना चाहिए हो सकता है किसी को सब्जी चाहिए लेकिन उसके पास गुड़ ना हो, वो कुछ और चीज बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में ऐसे जो संयोग बनने थे वो कठिन हो जाते थे। अब ये पर्सन करे भी क्या, इसके पास सब्जियां हैं, सब्जियों के अलावा ये कुछ बेच भी नहीं सकता, सिंपल सी चीज। अब ये क्या कहता है कि मुझे तो सब्जियों की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो गायों की जरूरत है, इसलिए ये गुड़ उसी को बेचेगा जो इसको गाय देगा। अब किसी और पर्सन के पास अगर गाय है तो वो इन दोनों से अलग होगा, उनकी आवश्यकता इन दोनों से अलग होगी। तो ये होगी दोहरे संयोग की आवश्यकता, यानी दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी वहां पर जो कि पूर्ति नहीं होती थी। उसके बाद है दोस्तों मुद्रा हस्तांतरण में कठिनाई। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे क्या होता था कि 1 किलो के बदले 1 किलो वस्तु मिलेगी, ठीक है। अब आप लेने तो गए क्या 1 किलो गुड़ और उसने मांग लिया 1 किलो सोना। तो अब 1 किलो गुड़ के बदले 1 किलो सोना देना, आप बताइए कि क्या ये सौदा सही रहेगा। या फिर आप कहें कि कोई सोना बेच रहा है, अब कोई सोना बेच रहा है, उसको सोने के बदले 1 किलो कोई भी वस्तु दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल उसको 1 किलो सोने के बदले उसको 1 किलो रुई दे दी, तो क्या ये काम चल जाएगा? 1 किलो कॉटन से उसका काम चल जाएगा? तो ये घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे में दोस्तों मुद्रा हस्तांतरण में कठिनाई आती थी कि कितने के बदले कितना दिया जाए। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद है दोस्तों की वस्तु विभाजन की समस्या होती थी। मान लीजिए कि किसने पैमाना निर्धारित कर दिया कि मेरा 1 गाय के बदले मैं 2 बकरियां लेता हूं, यानी 1 गाय बेचो और 2 बकरियां ले जाओ, ठीक है। अब किसी पर्सन को 1 बकरी चाहिए तो क्या वो आधी गाय बेच सकता है? बिल्कुल नहीं बेच सकता। तो ये बहुत कठिन हो जाया करता था वस्तुओं का विभाजन करना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इन्हीं कमियों के चलते फिर वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन छोटा भी बन सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां बताइए, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए और कमियां बताइए, और निबधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन जो बड़ा बनाना चाहे तो बड़ा भी बन सकता है कि मुद्रा विकास के 3 चरण समझाइए। ये चीज क्लियर हो गई आपको। उसके बाद धातु मुद्रा की बात करें। अब धातुओं के सिक्के चलने लगे। पहले सिंपल सिक्के चलते थे, फिर उस पर कुछ मुद्राओं पर जो है कुछ लिखा जाने लगा, फिर उस पर मोहरे लगने लग गई, ठीक है। तो राजाओं के नाम और मोहरे लिखने लग गई, तो धातुओं की मुद्राएं चलने लग गई। और दोस्तों क्या हुआ कि वस्तु और सेवा के बदले किसका भुगतान किया जाने लगा? अब धातुओं के सिक्कों का भुगतान किया जाने लगा। अब इसकी क्या कमी है ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके हस्तांतरण में कठिनाई आती थी। जैसे कोई व्यापारी है तो वो व्यापारी व्यापार करके जाता था तो उसके पास बड़ी सारी थैली होती थी जिसमें क्या होते थे? सिक्के होते थे। और रास्ते में उसको कौन मिला करते थे? कहानियां तो सुनी होगी, डाकू मिला करते थे, और वो डाकू उसकी थैली छीन करके ले जाया करते थे। तो उसके व्यापार का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। आजकल थोड़ा ना है कि पेटीएम से ट्रांसफर कर देते थे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हस्तांतरण, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? परिवहन भी कहते हैं। स्थानांतरण होगा, सॉरी, यहाँ पर स्थानांतरण भी कह सकते हैं और वैसे हस्तांतरण भी कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि मुद्रा उत्पादन में खर्चा अधिक आता था। पहले सोने के सिक्के चलाए गए, पीतल के सिक्के चलाए गए, तो उनमें खर्च बहुत ज़्यादा आता था क्योंकि लोहार जो है वो एक सिक्के को बनाने में उसकी काफ़ी मेहनत लगा करती थी। तो ऐसे में मुद्रा का बनाना बहुत ही कठिन हो जाया करता था। और कितनी ज़्यादा मुद्रा उनको बनानी पड़ेगी क्योंकि हर किसी को मुद्रा चाहिए, आपको नोट चाहिए, सभी को नोट चाहिए थे वैसे ही। तो इतनी ज़्यादा मुद्रा बनानी बहुत कठिन था। और ऐसे के चलते अब इतनी ज़्यादा धातु भी तो नहीं थी, यानी धातु की भी क्या थी? कमी थी। तो ऐसे के चलते ये भी मुद्रा प्रणाली फिर छोड़ दी गई। उसके बाद दोस्तों लास्ट आती है पत्र मुद्रा प्रणाली, यानी जो नोट आजकल आप देख रहे हो वो सभी दोष मुक्त थी। पहली बात तो इसका परिवहन आसान था, मतलब इसको इधर से उधर आराम से लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। आजकल तो पेटीएम से भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है।
उत्पादन में कम खर्च आता है, सिंपल सी बात है कि कागज़ है तो कागज़ के बनाने में कम खर्च आता है। और बढ़ती आवश्यकता के बराबर आपूर्ति, अब धातु तो है नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, कागज़ है, बहुत सारे कागज़ है, ठीक है, यानी कागज़ का तो उत्पादन और ज़्यादा किया जा सकता है, तो जितने नोट हमें चाहिए उतने बनाए जा सकते हैं, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मुद्रा विकास के तीनों चरण आपने पढ़ लिए। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियोज़ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस आपको फटाफट से रिवाइज करा दें ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। और दोस्तों अगर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट आप करते हैं तो 100 नंबर्स की गारंटी हम लेते हैं। अगर आपको सब कुछ याद है, आप सब कुछ अच्छे से लिख करके आते हो, देन फिर आपको 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैथ्स और साइंस में तो आप फिर भी स्कोर कर देंगे, लेकिन एसएसटी में स्कोर करना बहुत हार्ड होता है और 100 आउट ऑफ 100 आने बहुत मुश्किल होते हैं एसएसटी में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।